बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और एक इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू पे बात करेंगे जमाली साहब के साथ। मुझे बहुत शर्मिंदगी इस बात की है कि आज इतने ज़बरदस्त इंसान का तारुफ मुझे देख के आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। वैसे तो इनकी शख्सियत का एक तारुफ ख़ुद से ही मालूम होना चाहिए, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये अज़ीज़ अहमद जमाली साहब हैं और ये बलूचिस्तान का इलाका है जाफराबाद, वहाँ पैदा हुए। CSS जो कि हमारी एक बहुत नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा जो सुपीरियर इम्तिहान है वो पास किया और तकरीबन 19 साल से ये सिविल सर्वेंट हैं। आजकल ये लाहौर थे अपने कोर्स के सिलसिले में, और ज़हीर जो यहाँ बैठे हैं एक और शानदार आवारागर्द, उनके तवस्सुत से हमें पता चला और फिर हमने सोचा क्यों ना इनकी प्रेजेंस जो है उससे फ़ायदा उठाएं और जो ये अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करके समाज को और बहुत सारे ऐसी रूहें जैसे कामरान की हैं, वकार की हैं, बेचैन फिरती रहती, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो बातचीत सुनी जाए। ये बड़े ज़बरदस्त स्टोरी टेलर हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत काम करते हैं, ट्रैकर बहुत अच्छे हैं और माउंटेनियर कमाल के हैं। हमारे दोस्त बैठे हैं कामरान जो कि वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे अभी बताया कि जो जमाली साहब हैं इनके लिए जो चलना है वो पहाड़ पे चलना होता है, जैसा कि ज़हीर के लिए सड़क पे चलना होता है। ये ऐसे माउंटेनियर हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा जगहों पे जा चुके हैं कि शायद ही कोई जो इस पोर्टफोलियो का हो गया हो। किताब भी लिखते हैं और सफ़र भी करते हैं, माहौल दोस्त भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक शख्स में कई शख्स रहते हैं, तो वो कई शख्स सबका एक मुख्तलिफ शोबा है। ऐसी एक हमजह शख्सियत है अज़ीज़ अहमद जमाली साहब की। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत काम किया, बलूचिस्तान में ये रहे सिविल सर्वेंट, लास्ट जॉब आपकी GB में थी इस कोर्स पे आने से पहले। इसके साथ जो अभी मेरा एक मुख्तसर सा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उससे पता चला कि जैसे बड़े लोगों में कॉमन चीज़ होती है ना कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, तो वो भी इनका देखने और सुनने को मिला, जो कि बड़ी खुशाइन बात थी कि इतने मौज़ूआत के साथ ये कोई खुश्क शख्सियत नहीं बल्कि एक हरी भरी शख्सियत है मज़ाह की मौजूदगी में। आपकी जो हमजहत शख्सियत है उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए, और आपने जो सफ़र किया अपनी जॉब की वजह से और अपने शौक़ की वजह से, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं समझती हूँ कि मैं एक मुनासिब इंसान नहीं हूँ जिसे यहाँ बैठा होना चाहिए। मैंने दरख्वास्त की इनके बहुत करीबी ज़हीर चौधरी से, तो उन्होंने माज़रत कर ली। फिर मैंने कहा और किसको ये ज़िम्मेदारी दी जा सके और मैं अपनी नाअहली को छुपा सकूं, उसके लिए मुझे नज़र आए कामरान सलीम। तो जमाली साहब के लिए बहुत सारी तालियां, और कामरान सलीम से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ आइए। और आज चूँकि आप भी पहाड़ों में रहते हैं, परिंदों में, जानवरों में रहते हैं, माहौल दोस्त हैं और बहुत सारी आपकी कॉमन ग्राउंड्स हैं जमाली साहब के साथ, आप एक ऐसी गुफ्तगू करें जिससे जमाली साहब को बात करने का और हमें बात सुनने का मज़ा आए। उससे पहले मुझे 2 बातें करनी है। एक बात यह है, मैं एक ऐसी होस्ट हूँ जो कम अज़ कम होस्ट होने के साथ साथ मेहमान भी बन जाती है। एक ज़रूरी बात यह है कि वकार अहमद मलिक हमारे बहुत प्यारे दोस्त, जो कि ख़ुद भी नॉर्थ से बहुत प्यार करते हैं और नॉर्थ को बहुत एक्सप्लोर करते हैं अपनी आँख से भी और कैमरे की आँख से भी। इसके साथ ये ऐसे कॉलम लिखते हैं कि जिसको पढ़कर बहुत सारे लोगों को एक शऊरी रास्ता मिलता है कुछ जानने का और आवाज़ उठाने का। दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मनों के भी दोस्त हैं। तो इनके वालदैन जो कि बड़े ही ज़बरदस्त वालदैन हैं, उनसे मिलने का मुझे भी शौक़ था और मुझे ये खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि उनको मुझसे मिलने का शौक़ था। तो यकीनन आज उनका शौक़ पूरा हुआ होगा, ना कि शौक़ में बदल गया होगा, हैं। आप और आंटी तशरीफ़ लाई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आपकी बेगम और बच्चों का इसलिए ज़िक्र नहीं करना कि वो तो रूटीन की बात है। उसके बाद दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डॉक्टर अमजद वहीद यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ फ़ातिमा इनकी मिसेज़ हैं। मैं जब लाहौर में आई और मैं पढ़ना शुरू किया
तो इनिशियली जो मुझे उस्ताद मिले, उस्ताद वो नहीं जो मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उस्ताद जिसको हम आज के दौर में मेंटोर कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये उस्ताद ही थे। अभी इनसे कुछ देर पहले हमारा एक प्रोग्राम था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत टर्म यूज़ करी जो मैं आपको चाहती हूँ आप सुने। इन्होंने कहा कि उस्तादों की तहज़ीब से हम मैनेजरों की तहज़ीब तक पहुँच गए हैं, तो अब उस्ताद नहीं होते, मैनेजर होते हैं। तो मैं जिस उस्ताद को कह रही हूँ ये उस उस्तादों की तहज़ीब में से हैं। ये दीपालपुर में होते हैं। कोई 10 साल पहले यहाँ जब इनका करियर एकेडेमिया में पीक पे था तो इन्होंने हौसले से उसको छोड़ा और अपने गांव चले गए। वहाँ जाके अब ये कुछ इल्मी कोशिशें कर रहे हैं। तो आज मैं इनके साथ एक प्रोग्राम करना चाहती थी, दरख्वास्त की, तो ये तशरीफ़ लाए और फिर मैंने कहा इनको यहाँ स्पेस में भी जमाली साहब से भी मिलवाया जाए, आप लोगों से भी। तो ये अंकल और इनके लिए बहुत सारी तालियां कि आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। तो मुझे खुशी से सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आते हैं कामरान सलीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जमाली साहब बिल्कुल ना डरिए मत, क्योंकि जितनी आपकी डायरेक्शन है हमारी तो नहीं हो सकती। हम तो बस एक बलोचों से ज़्यादा लोग डरते हैं अपनी खैर बनाए। अच्छा, तो हमारी तो एक ही डायरेक्शन है, उसी में हम काम करते हैं। इनके बारे में फ़रा ने जो बातें बताई, इनके अलावा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ज़हीर ही इनसे पूछ सकते थे, लेकिन ज़हीर पता नहीं क्यों उनकी कोई आपस में कोई एग्रीमेंट ऐसा है अपने दोस्त के साथ कि कोई ऐसी बातें भी बाहर ना आ जाएं, क्योंकि ये कई जगह पे ना पकड़े गए हैं रक्स करते हुए मस्ताना वार। तो ये कुछ ऐसी बातें निकल सकती थी दोस्तों की, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़हीर ने जो है ना वो मना कर दिया। तो अब हम सबसे पहले आपको जहाँ पे आप पैदा हुए उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी शदीद ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान का कौन सा ऐसा पहाड़ है जिस पे अभी आप नहीं गए। ये बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है। इत्तेफाक ये है कि मैं मैदान में पैदा हुआ हूँ। जाफराबाद बिल्कुल पंजाब सिंध की तरह लैंड है, वहाँ पे कैनाल इरीगेशन है, खेत फसलें वगैरह सब उसी तरह होती हैं। तो ये जो हैरत आपकी है, आपसे ज़्यादा मेरी वालदा की है कि मैंने तुम्हें मैदान में पैदा किया था, तुम कहाँ पहाड़ों में घूमते रहते हो। तो लेकिन इत्तेफाक से बलूचिस्तान में मैदान भी है, साहिल भी है, सहरा भी है और पहाड़ भी हैं। तो समहाउ जब कोयटा और मस्तोंग, जहाँ मेरा पहला आप समझ लें कॉलेज था, तो वो पहाड़ों से मेरी पहली आशनाई थी और एज ए स्टूडेंट ही मैं पहली दफ़ा वहाँ गया भी। और मेरे भी इत्तेफाक से उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये सेकंड रो में बका के पीछे बैठे हैं। तो वही आज इसीलिए मुझसे बड़े अरसे बाद मिलने सुनने आए। तो वो इलाका बहुत आम सा इलाका है। असल में हम वहाँ से ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते जहाँ तक आए हैं, हम उस सफ़र को अहम करते हैं। हमारे तुफ़ैल, हमारे वसीले से, हमारे हाथों से, हमारे दिमाग से किसी को कोई थोड़ा बहुत फैज़ फ़ायदा पहुँचा है, वो उस वजह से हमें याद करते हैं। वरना तो वो बहुत ही आम सा इलाका है। मैं कहूँगा चौकी जमाली मेरे गाँव का नाम है, बिल्कुल बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। इतना है कि हमारा गांव बलूचिस्तान में है, हमारी ज़मीनें सिंध में है। एंड वी स्पीक 2 लैंग्वेजेस, एट टाइम अ थर्ड वन एज़ वेल, क्योंकि साउथ पंजाब भी आके अपर सिंध में लगता है। तो हमारे इलाके में एक ट्रायलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस बनती है, बलोची, सिंधी, सराइकी। तो मैं 7 ज़ुबानें क्लेम करता हूँ, क्योंकि 2-3 मैंने कॉलेज में पढ़ ली, 2-3 मैंने लाहौर और बाहर कहीं सीख भी ली जी। मैंने हाँ पंजाबी भी सीख ली, मैंने कुछ पश्तो को भी ट्राई कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तानी हुई। दैट्स ब्रीफ व्हाट आई कैन से। तो सवाल वही था कि आप बलूचिस्तान में आपने इतने पहाड़ देखे, इतने इलाके देखे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शायद मैं 2 लोगों को जानता था जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है बलूचिस्तान को। एक थे सलमान रशीद साहब और दूसरे जिस शख्स को मैं जानता हूँ वो आप हैं, और तीसरा जो बंदा दावा करता है तो वो सिर्फ दावा ही है, असद मीर बलोच का। नहीं, दैट्स इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। सलमान साहब 4 दफ़ा मेरे भी मेहमान रहे वहाँ पे और उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया और वो मेरी इंस्पिरेशन भी थे, स्पेशली व्हेन आई वाज कंपाइलिंग दिस बुक उस सेंस में। लेकिन हम दोनों या हम तीनों, हम चारों के अलावा मैं कहूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद लाइमलाइट में नहीं आ पाते। इसका अंदाज़ा वकार साहब को ज़्यादा होगा जो इस मीडिया की फील्ड से हैं। हमें थोड़ी लाइमलाइट मिल भी जाती है, कभी ओहदे की वजह से, कभी आसानी की वजह से, कभी रिसोर्सेज की वजह से। मैं प्राइड लेता हूँ कि मैंने बलूचिस्तान के हर कोने को हाथ लगाने की कोशिश की है, पैर लगाने की और सर करने की कोशिश की है। तो पहाड़ तो तकरीबन मैंने वाकई जो भी आप नाम गिनेंगे मैंने वहाँ स्टेप ऑन किया है।
लेकिन मैं ज़्यादा प्राइड इसमें लेता हूँ, थोड़ी बहुत अगर गर्व रखता हूँ कि मैंने लोगों को ये भी बावर करने की कोशिश की है कि ये बलूचिस्तान का सफ़र करना आम चीज़ है, ये अनहोनी चीज़ नहीं है। ये अलग बात ऑन अ लाइटर नोट कि इसमें उर्दू वाला सफ़र भी आ जाता है और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी आ जाता है। लेकिन मैंने चूँकि टफ़ सिचुएशंस में सर्व भी किया है, मैंने ऑफिशियल पोजीशंस में फेस भी किया है सिचुएशंस को, मैंने 3-4 दफ़ा लाइफ अटैम्प्ट सर्वाइव भी किए हैं, मैंने विद फैमिली भी ट्रैवल किया है, मैंने विद फ्रेंड्स भी ट्रैवल किया है। तो जिस किस्म की गाड़ी इंक्लूडिंग घोड़े गाड़ी आप गिन सकें मैंने उसका चप्पे चप्पे को। लेकिन ये हमारी उस ज़मीन से उनसियत का तकाजा भी है। हमारी पहचान अगर वो ज़मीन है और पाकिस्तान बशमूल बलूचिस्तान, तो फिर हमें उसको देखना चाहिए। इसकी अहमियत के लिए मैं अगर एक चीज़ ऐड करूं कि मेरी इंस्पिरेशन जो पहली बनी ना, वो ये ब्रिटिश गैजेटियर्स नहीं होते हैं, उनसे बनी। क्योंकि हम जिस ऑफिस में पोस्ट होते थे वहाँ कोई ना कोई पुरानी किताब गैजेटियर पढ़ा होता था। उनकी एक आदत थी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जहाँ उनकी पोस्टिंग होती दे यूज्ड टू वॉक द प्लेस। और सॉरी टू से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये आदत अब कम हो गई है, इसलिए आपको अक्सर मीडिया में भी देखने को मिलता है तो किसी के लिए छतरी खड़ी की है, किसी के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। अफसरान का आम जो इम्प्रेशन है वो ये वाला है। लेकिन इस दरमियान काफ़ी लोग छुपे हुए हैं जो बड़ी कमिटमेंट के साथ अपना काम भी कर रहे होते हैं, एंड दे वॉक द प्लेस विच दे आर सुपरवाइजिंग और सर्विंग एट। और मुझे शायद अगर कोई इम्तियाज़ मिला है वो इस आदत की वजह से मिला है कि मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है आई वॉक द प्लेस, और उस जिन लोगों का मैं एडमिनिस्ट्रेटर या ज़िम्मेदार होता हूँ उनको भी मेरी वजह से शायद यही आसानी या बरकत मिलती है कि फिर जब वो बात करते हैं तो वी आर एट द सेम लेवल। जी आपकी अफसरी पे मैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम का वक्त है वो तंग है, तो मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि मैं आने से पहले सोच रहा था कि आपसे बात किस मौजू पे की जाए। इतने मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो आपको पसंद हैं आपके। अगर हम चीज़ों को देखें सोशल मीडिया पे ही, उसमें शेर व शायरी सबसे बुनियादी चीज़ नज़र आती है। अच्छा, एक किसी जगह पे आप फैज़ का शेर लिख रहे हैं, किसी पे फराज का लिख रहे हैं, किसी पे गालब का। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मेरा शेर नहीं है। अच्छी शायरी पढ़ता हूँ। अच्छी शायरी आप पढ़ते हैं और शेयर करते हैं। तो कोई शायरी पे आपसे बात करें, फिर आपकी आवारागर्दी पे बात करें, फिर आपकी माउंटेनिंग पे बात करें, क्योंकि अभी आपने कहा कि जहाँ पे आप ऑफिसर होते हैं वहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा है कि आप कहीं पे और पोस्टेड हैं, लेकिन पहुँचे नॉर्थ होते हैं। तो ये क्या, वहाँ पे तो आप पोस्ट नहीं हैं? नहीं, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया आपको आसानी देता है कि आप पुरानी चीज़ें नई चीज़ें मिला के शेयर कर सकें, उस वजह से। दूसरा, मैंने एक आदत बावजूद छोड़ दिया गुज़िश्ता 4-5 साल से कि फ़ौरन चीज़ें बच्चों की तरह पोस्ट नहीं करता। बाल सफ़ेद हो गए, बड़े हो गए, तो थोड़ा सब्र करके थोड़ा सिलेक्टिव होकर करते हैं उस सेंस में। और मौज़ूआत आपको मिलेंगे, अफसरी पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं ह्यूमिलिटी में ज़्यादा प्राइड लेता हूँ। सफ़र मिजाजी पे ज़रूर करें, माहौलियात पे ज़रूर करें। और गिलगित से गवादर के दरमियान कोई जगह ऐसी जो किसी को देखने का इश्तियाक नहीं है तो मैं वो इश्तियाक जगा सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ। नहीं, आप सबसे पहले तो बलूचिस्तान पे हमारा इश्तियाक जगाएं, क्योंकि बलूचिस्तान हमारे ज़्यादातर लोगों के लिए तो उस तरह हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, हम जा नहीं पाए वहाँ पे, जो भी वजूहात हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें बलूचिस्तान के बारे में बताएं। बलूचिस्तान देखें, जितना बड़ा इलाका है उसको सबसे बड़ी टूरिज़म डेस्टिनेशन होना चाहिए। गिलगित से हम यही सबक लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी टू से कि हम उसको उस पोटेंशियल को ना उभार पाए, ना अप्रिशिएट कर पाए, ना इंजॉय कर पाए, और ना उसके फ़ायदे उठा पाए। हमने उसको हमेशा एक सिक्योरिटी लेंस से देखा भी है, दिखाया भी है। मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान में कोई भी मुसाफिरों का दुश्मन है। अब्दुर्रहमान पहलवा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने साइकिल पे भी घूमा है, मोटरसाइकिल पे भी घूमा है, गाड़ी में भी जाने का इरादा रखते हैं, पैदल भी मेरे साथ चले हैं, ठीक है। और किसी जगह इनको किसी ने रोका हो, मना किया हो। काशिफ भट्टी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये बाइक पे तफ्तान की आखिरी तक, वाशुक की मैं कहूँगा सहराओं में और खारान की वीरानों में फिरते रहे हैं, दोरलाई के पहाड़ों में। आप इनसे पूछें इनको किसी ने रोका हो। इनका तो मीडिया पे वो ये है कि मैं टेररिस्ट नहीं टूरिस्ट हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि टूरिस्ट के लिए कोई टेररिस्ट नहीं है, ठीक है। आम आदमी का वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। कुछ हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनका एक इख्तलाफ, एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। उस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को हम हर जगह अवॉइड करते हैं। हम आज के ज़माने में फ़लस्तीन नहीं जाते, इजराइल नहीं जाते। हम आज के ज़माने में जहाँ बॉर्डर पे हमारी जंगें हो रही हैं हम वहाँ नहीं जाते।
तो उन एरियाज़ को अवॉइड भी किया जा सकता है, उसमें लोकल गाइडेंस साथ होती भी है। और मेरा बल्कि ख़ुद शार रहा है, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर इन द मिड्स ऑफ इंसर्जेंसी मैंने सर्व भी किया और मैंने उस इलाके को भी ट्रैवल किया। आप लोगों में से आवारान का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, अंग्रेज़ी में भी आवारान है, उर्दू में भी आवारा उसमें शामिल है एक किस्म से। तो मैंने वहाँ काफ़ी आवारगी की है, मैंने 4 लाइफ अटैम्प्ट वहाँ पे सर्वाइव किए और मैंने वहाँ 16,000 घर बनवाए अपनी ड्यूटी के तौर पे। लेकिन मैंने उस इलाके को ट्रैवल भी किया और मैंने वहाँ पे लोगों से फेस भी किया, नेगोशिएट भी किया, बचा भी, बचाया भी, और मैं उस कन्फ्लिक्ट को कम करने का बायस भी बना। तो ट्रैवलर्स जो है ना, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे ना हो, सफ़र मिजाज लोग कन्फ्लिक्ट को कम करने का बायस होते हैं, वो एक्सचेंज को बढ़ाते हैं हमेशा। आप देखें ना 20-25 साल पहले तक शायद जीबी भी लाहौर वालों के लिए दूर होता था, अब आसानियाँ हुई हैं, अब लोग जाते हैं। अच्छा, जीबी कितना डिज़ास्टर प्रोन है, उसके बावजूद हम जाते हैं। इस साल कितनी हमें हलाकतें और ख़बरें सुनने को मिली। तो हर इलाके के साथ कोई ना कोई मुश्किल तो लगी हुई है हमारे यहाँ। मैं अगर पंजाब में एक्सप्लोर करने पे आ जाऊँ, यहाँ भी मुश्किल आते हैं, ठीक है ना। तो रश वाले शहर को और वीराने वाले गाँव को मैं कंपेयर करूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर गाड़ी के नीचे आके मरना है, मैं अच्छा है पहाड़ में मर जाऊँ। तो मौत तो कहीं भी आपका ताक़ुब कर रही होती है, इस्तकबाल कर रही होती है। आपको इतना बोल्ड होना चाहिए कि आप नेचर के साथ चलें और अपने मिजाज को आगे बढ़ाएं। आपकी वजह से और लोगों को जिला मिलती है, ठीक है ना। इस किताब को जाने के बाद इसका आगे जिक्र आएगा। काफ़ी लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। अज़रबैजान के एम्बेसडर उस दिन आए हुए थे हमारे पास कोई लेक्चर डिलीवर करने। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं पूरा पाकिस्तान फिराऊँ, मुझे बलूचिस्तान पे कोई गाइड वो नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा आपके सामने बैठा, मैं ट्रेनी था, ठीक है। तो उनको किताब हमने भेजी है, इंशाल्लाह अभी आप लोगों में से काफ़ी साथियों के पास है। आप आएँ, जाएँ, हमसे मशवरा लें, हमारे जानने वालों से मशवरा लें, लेकिन जाएँ ज़रूर। वहाँ हर बंदे का हर बंदा दुश्मन नहीं है, इस बात की गारंटी है। ये तो मेरा भी आपसे सबसे पहला राब्ता तो इसी लिए हुआ था कि मुझे पता चला कि जमाली साहब हैं जो बलूचिस्तान का जो है ना वो कोना कोना देख चुके हैं। तो आपको शायद याद हो कि सबसे पहला आपसे राब्ता हुआ था मेरा, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं बलूचिस्तान जाना चाह रहा था। और अभी आपने जिक्र किया आवारान का, तो आवारान में बल्कि एक वो है वॉल्केनो बड़बड़ोंग, वहाँ पे मैं जब गया पिछले साल मैं वहाँ पे था। तो बड़बड़ोंग में मैंने पूछा इसका नाम क्यों रखा बड़बड़ोंग। कहता है, ये जो हमारे साथ एक लोकल बंदा था, कहता है ये आप इस सुने कान लगा के, इसमें से आवाज़ आती है बुड़ 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 बुड़। मैंने कहा अच्छा आपने उस बुड़ बुड़ की वजह से इसका नाम बड़बड़ोंग रख दिया। कहता जी हाँ। इसका एक और वर्जन भी है। असल में बुलबुला जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसको हमारी तरफ बुड़बुड़ो कहते हैं। एक उसका वो है, आप किसी हिंदू से पूछते तो वो कहेगा ये विष्णु की आंख का आंसू है। तो इत्तेफाक से मैं मड वल्कन एक्सप्लोरेशन में जब चला गया तो आई कुड फाइंड और टच एटलीस्ट 65 आउट ऑफ 120 लिस्ट, बेला से लेके ग्वादर तक कोई 120 के करीब मड वल्केनोस। ये वो हैं जो हम देख पाए, वरना समंदर के अंदर भी हैं जो नज़र नहीं आते। तो हर किसी का उसके बारे में एक अलग इम्प्रेशन भी है। जो आवारा ने मुझे लोग मिले थे, मैंने उनसे कहा कि हाँ मैंने सुना है कोई मड वल्केनो है, मुझे वहाँ पे जाना है। मैं डिप्टी कमिश्नर था, वो हैरान भी हो गए कि इसको ले जाएंगे तो इसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी यार। तो कहते हैं सर हम वहाँ नहीं जाते। तो क्यों नहीं जाते? कहते हम डरते हैं। कि क्यों डरते हो? कहते वो एक दफ़ा बकरी चली गई थी, वापस नहीं आई। तो मैंने कहा वॉल्केनो जारी बात तो कुछ अंदर जाएगा, वापस तो नहीं आएगा। तो बहरहाल फिर बमुश्किल वो मेरे ज़िद करने में मुझे ले भी गए। उसके बाद मैं उस स्प्री में गया तो बहुत सारे थे। ये मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि मैंने कहा वो जो मैथोलॉजी है कि ये विष्णु के आंसू हैं, तो मैंने कहा 2 आंसू तो समझ आते हैं, 120 आंसू समझ नहीं आते। तो ये फैले हुए हैं और इनकी बड़ी यूनिक शेप्स हैं जी, ठीक है ना। उस एक्सप्लोरेशन में फिर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। शायद एक पूरी किताब बने ओनली ऑन मड वल्केनोस। जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि आपने बताया 120 के करीब हैं। कुछ जैसे मैं भी वहाँ पे गया जब बड़बड़ोंग, तो बलूचिस्तान की जो मेरी बेस्ट पिक्चर्स बनी है ना, उसमें से चंद एक जो है ना वो बड़बड़ोंग उस एरिया की हैं। यानी कि उसमें आपको पूरा वो वॉल्केनो के अंदर कुछ ऐसी उसकी शक्ल है कि ऐसे लगता है जैसे दरख्त बने हुए हैं। तो बल्कि हमने उस तस्वीर का नाम रखा कि ट्री ऑफ लाइफ, कि इसी तरह के वो कीचड़ से, जैसे हम सुनते हैं, ये हमारी मिथ है कि जी वो कीचड़ से ज़िंदगी पैदा हुई,
तो बहुत रिच एरिया है बलूचिस्तान। इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है। आप देखें और जगह मड वोल्केनोस से कैसे ट्रीट करते हैं, आप अजरबैजान में पता करें, आप इंडोनेशिया में पता करें, और मुल्कों में पता करें, वो इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। वो इसमें स्नान पे बाकायदा पैसे चार्ज करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और हम वहाँ पे सिक्योरिटी का वो गम लेके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमने अपने आप को खुद कंस्ट्रेंट किया हुआ है। जहाँ से हम कमा सकते हैं, अगर उस जगह को हमने काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जोन रखा है, तो फिर हमने अपना रास्ता खुद रोका हुआ है। खुद को ज़रा इलाज निस्त फ़ारसी की मिसाल है कि अपने किए हुए काम का कोई इलाज नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके अलावा जैसे मेरा आपसे सालों पहले भी सवाल था, अब भी ये सवाल है, कौन सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आप गिनते हैं कि ये बेस्ट हैं? क्योंकि पूरा बलूचिस्तान जितना मैंने भी देखा है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्विंग रॉक्स मुझे नज़र आई हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो वहाँ पे कार्विंग रॉक्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जिससे भी पूछा कि इसको कहीं पे ये कोई डॉक्यूमेंट हुई है तो नहीं हुई। इवन मैंने सलमान रशीद साहब से मैंने उनसे पूछा, कहते हैं यार इस चीज़ का रिकॉर्ड तो नहीं है। अब आ चुकी है किताब उस पर, और काफ़ी अर्सा पहले आई थी, 5 साल हो गए। एक शावानी साहब हैं, तो उन्होंने खुशदार के से ताल्लुक़ है उनका, और खुशदार के एरिया में काफ़ी जगहों को उन्होंने विज़िट भी किया और फोटोग्राफ भी किया। वो है तो एक रूडिमेंट्री रिकॉर्ड, लेकिन है सही, एटलीस्ट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। और बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि जब सफ़र करते हैं तो आप रिकॉर्ड करते हैं। मैंने सफ़र किए, मैंने किताब लाया, आप करेंगे आप लाएंगे, आप करेंगे आप लाएंगे। तो हमने ट्रैवलिंग को ही उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया है ना। मैं इसलिए कहूँ पहले ये कि हमें जाना चाहिए, ठीक है, हम जाएंगे, हम कुछ ना कुछ लाएंगे, ये रिकॉर्ड भी लाएंगे। इसके अलावा ये तो खुशदार तो सेंटर है, जिसको सहरा देखने का शौक़ है वो चागी चला जाए, जिसको साहिल देखने का शौक़ है वो बेला से ग्वादर तक का कोस्टल हाईवे पूरा ट्रैवल करे, जिसको पहाड़ देखने का शौक़ है वो खुशदार और ऑनवर्ड्स नॉर्थ को आ जाए, जिसको वादियाँ देखनी है वो बोलान से शुरू करे, इंगोल से शुरू करे, ठीक है, ज़ियारत चला जाए। अच्छा, जिसको सब्ज़ा देखना है वो फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारे कोई सुलेमान और उस तरफ फांचलगोज़ा के पूरे पाइन फॉरेस्ट हैं, पूरे किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। बलूचिस्तान एक चीज़ नहीं है, बलूचिस्तान में 4 इकोलॉजिकल जोन हैं। अब हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उसको एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे। तो उस सेंस में अच्छा, खुशदार ख़ुद जो एक ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला हम उसको गिनते हैं इन सेंस ऑफ पॉपुलेशन, एरिया, सब फैक्टर्स मिला के, तो वहाँ पे कराची से बहुत बड़ा टूरिस्ट ट्रैफिक आता है। मूला चुट्टोक लोग जाते हैं, ओजानो लोग जाते हैं, पीर इब्राहिम जाते हैं, कुंदरानी तो नज़दीक है, ये बेला कोस्टल एरिया तो नज़दीक है, कराची से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। खुशदार में इसलिए कि मैं कह रहा हूँ मेन लैंड में थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा ताकि हम उसको एक्सप्लोर भी कर सकें और उसको आगे प्रमोट भी कर सकें। तो बहुत कुछ है। अच्छा, सिब्बी का जो कल्चरल स्पेस है वो मेहरगढ़ से अपनी तारीख़ लेता है, ठीक है। सिब्बी का मेला 100 साल से हो रहा है, लेकिन वो जो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर की सिविलाइजेशन है वो 7000 साल से अपनी कंटिन्यूटी है। ये जो भागनाड़ी का बैल है ये मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन की सिंबल है, ठीक है ना। तो वो मेला जो मेला मवेशियाँ हैं असल में वो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की एक रिफ्लेक्शन, एक डिपिक्शन है, मैनिफेस्टेशन है उसकी। तो आर्कियोलॉजी में जाएंगे और मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, तो वहाँ पे तो कल्चर और नेचर में स्काई इज़ द लिमिट, आई वुड से। हाँ, नहीं ये तो आपने बस आपके हम जानना चाह रहे थे आपके लेंस से कि आपने बलूचिस्तान को कैसा देखा और उसमें हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आवारागर्द यहाँ पे कुछ हैं लोग बैठे हुए आवारागर्द हैं, तो ये तरीन साहब बैठे हुए हैं तो इस तरह के काफ़ी और लोग बैठे हुए हैं जो आवारागर्दी करना चाहते हैं। नदीम हावर साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, वो भी जाना चाहते हैं बलूचिस्तान बार बार, और हम सारे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन हम वाकई हमें कुछ गाइडलाइंस की तो चाहिए थी। इतना कह सकता हूँ कि ये जितने लोग बैठे हैं आधे को पास तो मेरा नंबर शायद कहीं ना कहीं से या रब्ता फिर सोशल मीडिया का है, बाकियों को दे दें। आई विल बी योर फर्स्ट गाइड टू बलूचिस्तान, मोस्ट वेलकम, और आपको जगह तक पहुँचाना और वापस लाना मेरा काम है। अच्छा, ये गोंदरानी के बारे में कुछ बताएं, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है गोंदरानी। गोंदरानी इज़ अ स्ट्रेंज प्लेस, स्ट्रेंज इस सेंस में कि देयर इज़ अ सेट ऑफ ऑलमोस्ट 100+ केव्स, और ये 100 गार हैं, और ये चौकोर मुस्ततील शक्ल में बने हुए हैं और एक ही जगह पर हैं। एक पहाड़ है ऐसा, जैसे ये दीवार है हमारी, इस दीवार में यूँ स्टेप वाइज बने हुए हैं, नीचे एक गार है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, और यूँ फैले हुए हैं। और पहले ये ज़्यादा थे, मैंने जो ब्रिटिश अकाउंट इसका पढ़ा उसमें तकरीबन 500 केव्स का जिक्र है। अच्छा, सॉरी मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले मैंने खुद काउंट किए थे, तकरीबन 400 के करीब थे, मैंने खुद देखे हुए, मैंने काउंट किया। फिर आपकी काउंटिंग मुझसे अच्छी है, मैं मैथ्स में फेल होता था, मेरे मैथ्स के टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले मैंने बाकायदा
मैं उसके बिल्कुल आखिरी कोने तक गया था। तो जो इसकी स्ट्रेंज बात है ना, यू कैन नॉट गेस कि ये कब बने। उस पर अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया हुआ है इसको साइंटिफिक लाइंस पे रिसर्च करने का, और कुछ दोस्तों ने मेरे वहाँ पे अटेम्प्ट किया भी है, वो हबीब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। तो रफ़ एज का तो आइडिया 1000 से 1500 साल वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने क्यों आके कब बनाए ये इसका एविडेंस वहाँ पे इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई हड्डी, कोई बर्तन, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं मिली। तो समबडी लिव्ड देयर, और उनकी शेप ऐसी है कि बंदा ये नहीं कह सकता कि ये नेचुरल है, वो मैन मेड है, ठीक है ना। तो उसके साथ वो नदी गुजरती है, कुड रिवर जिसको दरिया हम कहते हैं। बलूचिस्तान का चश्मा या हल्की सी जो नाला होता है वो भी दरिया कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन इट्स एन अमेजिंग प्लेस, कराची वाले सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। और उसके साथ एक मज़ार बना हुआ है माई गुंदरानी का, गुंदरानी उस औरत का नाम था जिसके मज़ार वहाँ बना हुआ है, उसकी वजह से इसको कहते हैं, वरना इसके पुराना नाम भी है शहर रोगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो, और इसके बारे में काफ़ी मैथोलॉजीज़ भी हैं। हाँ जी, वो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी इंफॉर्मेशन में क्या है गुंदरानी के मतलब, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अब उसके करीब ऑब्जर्वेटरी, कुछ और दोस्तों ने कुछ और फार्म हाउसेस वगैरह भी बना दिए हैं। तो वो उस, और इस इलाके की खूबी ये है कि मैदान और पहाड़, मतलब मैदान का ख़ात्मा या पहाड़ का शुरू होना, आगाज़ वो वहाँ से बेला से होता है, फिर आप खुशदार के और इसके पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल हो जाते हैं। तो वो उस सेंस से भी यूनिक है कि यहाँ आके दरिया खुलता है। तो जब गुंदरानी में आप खड़े हैं तो उसकी चौड़ाई शायद 50 फुट 100 फुट है, और जब आप बाहर खुलता है वही दरिया तो वो किलोमीटर्स में उसकी स्प्रेड हो जाती है, फिर वो फ्लड करता है बाज़ औक़ात इसमें बारिशों के मौसम में भी। केव हम उसको बोलते हैं कि गुंदरानी के केव्स हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जाके इजीली देख सकते हैं कि मैं तो इसको, जब मैंने सुना था केव तो मैं देखा था तो मुझे लगा कि ये उस केव की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि वो रूम्स बने हुए हैं बाकायदा, उनकी डायमेंशंस हैं अंदर, और फिर एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा भी बना हुआ है, फिर अंदर जैसे छोटा एक स्टोर रूम होता है, एक छोटा स्टोर रूम भी बना हुआ है। तो ये हाँ, जैसे वो पूरा एक घर बना हुआ था। और उसके जो पहाड़ हैं उसमें जो उनके ख़त्म होने की मेन वजह है वो लोगों की वजह से नहीं है, वो पहाड़ ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ बारिशें आती हैं तो वो उनकी मिट्टी जो है ना गुल रही है, तो गुलने की वजह से जो उनके अंदर जाने के रास्ते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यानी हम इसको कभी इमेजिन करें कि ये जब ये बने होंगे तो ये कैसे होंगे, तो जैसे तुर्की में एक बड़ी फेमस जगह है कैपाडोकिया, तो वो मुझे लाइक दैट वैसी फील आती है इसको देख के, इसको गुंदरानी को। और आप लोग ज़रूर जाएं, और ऑफ़र आ चुकी है, ये बेस्ट गाइड है बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, हंगोल के बारे में बताएं, क्योंकि वो इतनी मैजिकल जगह है जिसको कहते हैं जी मार्स ऑन अर्थ, तो कुछ ऐसी। ये इख्तरा भी मैंने निकाली, क्योंकि हिंगोल में मैं काफ़ी दफ़ा गुजरा भी और एक दफ़ा तो गुम भी हो गया, ठीक है। हिंगोल भी थोड़ा कॉशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग होती है वहाँ, या पैदल ही जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका वहाँ पे कम है, उड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन एक आध क्वाडकॉप्टर का हादसा भी हुआ था अगर आपको याद हो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ नज़दीक कुंड मलीर पे फ़्लाइंग होती है। कुछ लोग ये जो जैसे स्कर्दू में हमारे हो रही है ना पैराप्लेन की फ़्लाइंग, वो वहाँ होती है, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। तो वो मिल जाए तो ज़रूर करें, मैं कहूँगा। लेकिन गाड़ी में जाएँ, पैदल जाएँ, तो वहाँ पर आपको कल्चर और नेचर की कम अज़ कम 3 जहतें मिलेंगी। एक वहाँ पे हिंदुओं की सबसे मुक़द्दस साइट है जिसको हम नानी मंदिर या हिंगलाज मंदिर बोलते हैं, वहाँ तक तो गाड़ी जाती है, आप आराम से जा सकते हैं, और वो नेचुरल सी एक फॉर्मेशन है। वहाँ जो पुरोहित बैठा है उसकी बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा, वो ज़मीन की उम्र कभी करोड़ों साल बताता है, कभी अरबों साल बताता है, ठीक है ना। अब उससे खोपरा लेके खा लीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वहाँ पे है वाइल्ड लाइफ। हिंगोल होस्ट 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन गोट्स, और जिनमें से एक किस्म जो है वो उस मंदिर पे भी आती है, इसलिए आती है कि महफूज है, उस पर शिकार से दूर है, महफूज है। तो आपको वहाँ पे सिंध आइबेक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको चिंकारा डियर मिलेगा, वहाँ पे आपको जो और किस्म के हैं एंगुलेट्स अपने वो मिलेंगे, मारखोर वहाँ नहीं है। तो ये सिंध आइबेक्स जो कीर्थर में वो वाला है, और एक उड़ियाल जो है वो मिलेगा जिसको गोल सींग नहीं होते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। अच्छा, लेपर्ड वहाँ पे है, तो हाँ, उससे है, ये पर्शियन नहीं है शायद, उससे यूनिक किस्म है और उसी एरिया में पाया जाता है। और पहले तो ख़दशा था कि ये मिट चुका है, फिर एक आध तस्वीर मेरे हाथ लगी, एक आध किसी और शिकारी के हाथ लगी, उससे यकीन हुआ कि वो ज़िंदा है, बचा हुआ है। तो अल्लाह सलामत रखे वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि आप लोगों की फील्ड है ये। तो अच्छा, मुझे ये ब्लैक एंड वाइट रंग का गिरगिट वहाँ मिला है, उसकी अंग्रेज़ी में कोई नाम होगा, रेप्टाइल है, बड़ा यूनिक और चमकदार किस्म का।
ये जो सियानी जो पर्क्यूपाइन है, ये आपको वहाँ मिलेगा। परिंदों की तो बेताशा अक़साम है। और मड वॉल्केनोज़ आपको मिलेंगे, प्रिंसेस ऑफ होप आपको मिलेगी, बुज़ी पास आपको मिलेगा, कुन मलीर का साहिल मिलेगा, रास पलान के सीपियाँ मिलेंगी, केकड़ों से आपकी मुलाकात होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ अगेन स्काई इज़ द लिमिट। तो ये सिर्फ हिंगोल में बता रहा हूँ मैं। हिंगोल तो वो एक मैजिकल जगह है, बहुत ही मैजिकल जगह है। यानी कि अगर आप कोई बंदा वहाँ पे 100 दफ़ा जा चुका है तो 100वीं दफ़ा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपका हैरान हो जाते हैं। बहुत ही मैजिकल जगह। आज जो प्रोग्राम में हम बैठे हुए, जब जैसे जमाली साहब की बहुत सी जहतें हैं, हम किसी भी जहत पे बात कर सकते थे, तो मेरा था कि हम यहाँ पे बैठ के ज़्यादा बलूचिस्तान की बात करें कि जिसके बारे में लोग कम जानते हैं और खदशात हैं कि हम वहाँ पे जा पाएंगे, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो मेरा फोकस आज ज़्यादातर बलूचिस्तान पे रहेगा, लेकिन अभी हम सवालों की तरफ भी आएंगे, तो फिर आप लोगों के जहनों में कुछ सवाल हैं आप वो भी कीजिएगा। तो हिंगोल के बारे में जैसे आपने बताया कि 120 के करीब मड वॉल्केनो में से सबसे ज़्यादा मड वॉल्केनो शायद हिंगोल के अंदर है कि लसबेला के करीब। नहीं, हिंगोल एक ज़िले में नहीं है, हिंगोल लसबेला में भी है, अवारान में भी है, ग्वादर में भी है। तो 3 ज़िलों का मतलब जंक्शन है और बहुत बड़ा उसका एरिया है। और उसकी जो हाईएस्ट पहाड़ है वो काइंड ऑफ मड हिल ही है, लेकिन वो कोयटा की हाइट के बराबर है। उसको द्रोन कहते हैं। वो अवारान और इसकी हिंगोल की बाउंड्री पे बनता है, कुन मलीर की। उस पर हम गए भी थे। 5300 फुट उसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और एक दिन जाने का लगता है, एक दिन आने का लगता है। हालांकि उसमें एक पूरी नदी है जो रास्ता काइंड ऑफ काउंट होता है। और उस 2500 फुट पे उस पहाड़ में भी आबादी है। हिंगोल की सबसे बड़ी चीज़ वहाँ के लोगों की सर्वाइवल है। वहाँ पे आपको बलोच लोग ऐसे ऐसे जगहों पे आबाद मिलेंगे जहाँ सर्वाइवल के वो कम हैं। और एक बार तो जब हम गए वहाँ पे तो हमने थक गए थे, गर्मी लग गई, हमने उसी दरिया हिंगोल में नहाना शुरू किया। और बाद में जब निकले तो एक लोकल हमें मिला, उससे हमने पूछा यहाँ कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं है? कहते हैं अब आप बाहर हैं, अंदर क्रोकोडाइल होता है। और वहाँ पे अगर आप हिंगोल के करीब एक ब्रिज है, अगर आप उसको वहाँ पे रुकें और अगर आप दोनों तरफ देखें तो आपको कोई ना कोई धूप सेकता नज़र आ जाएगा। और नानी मंदिर की तरफ अगर आप जाएं तो उस रास्ते में भी दरिया के साथ आप चलते हैं कुछ, तो वहाँ पे भी वो क्रोकोडाइल जो वो धूप सेक रहे होते हैं, लेकिन आप बच गए। चलें, अच्छा, तो इसके कुछ मुझे बताइए। मैंने लसबेला में और काफ़ी जगहों पे कुछ पुराने मज़ारात देखें, कब्रें देखी, और जैसा मैंने खूबसूरत काम देखा लसबेला में, जो वहाँ पे जाम हैं उनकी कब्रें हैं, और उनमें स्पेशली जो ख़वातीन की कब्रें हैं उन पे इतना खूबसूरत काम है। ख़वातीन की कब्रों पे वो ज़ेवरात बनाते हैं, तो उनके बारे में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी। हरान में मैंने कुछ मज़ारात देखे जिनका लोगों को नहीं था पता। इसको ना हम कॉमनली कहते हैं सैंडस्टोन आर्ट। सैंडस्टोन में कार्व करके लोग कब्रों के कुतबे या पूरी पूरी कब्रें बनाते हैं। और ये मुतमवल लोगों की, अमीर लोगों की कब्रें हैं जो रूलर्स होते थे। और इनका जो स्प्रेड है ये मड वॉल्केनो से भी ज़्यादा है। ये आपको जीवनी से लेकर ठट्टा तक मिलेंगी, जिसमें सिंध का एरिया भी आ जाता है। तो एक बोर्ड तो मुगालते वाला लगा हुआ भी है कुन मलीर पे कि मोहम्मद बिन कासिम और उनके साथियों की कब्रें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बलोचों की भी हैं, बलोच, बुरफत, जोखिया जो ट्राइब्स थे। और ये रफली 300-350 साल, बहुत ज़्यादा 400 साल पुरानी है। मोहम्मद बिन कासिम बहुत पहले आए थे। और इनकी अच्छी शक्लें, एक ये बड़ा बाग जो जाम साहब के आबाई इलाका है, जो हमारे इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे हैं, उनका। उसके अलावा ये आपको दुरेजी में मिलेंगी हिनीदान के नाम से। और ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन। हिनीदान में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कब्रें हैं। मलीर में आप जाएंगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है इनका, जहाँ पे ये मलीर का कैंट का इलाका शुरू होता है। तो लेकिन ये उस पाबंदी वाले जोन में नहीं है, आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। गडाप आप जाएं, वहाँ आपको मिलेंगे। मेन आरसीटी हाईवे पे भवानी नाम की एक जगह है, हब चौकी और गडानी के दरमियान। वहाँ पे रोड साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे भवानी में आपको मिलेंगी। फिर आपको ये तोंग शरीफ और गडाप में मिलेंगी। फिर आपको ये ठट्टा मकली में मिलेंगी। और कार्विंग्स बहुत अच्छी हैं। और सुबह और शाम का मंज़र मैं कहूँगा, वो कमर अली अब्बासी ने किसी ज़माने में एक सफ़रनामा लिखा था, अमेरिका मत जाइयो, तो उसमें न्यूयॉर्क को डिस्क्राइब करते हुए उसने कहा कि वहाँ कब्रिस्तान इतने खूबसूरत है कि देख के मरने को जी चाहता है।
तो यहाँ पे भी मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका मरने को जी चाहेगा। वाकई ये उसके और अच्छा उसमें ब्रिक वर्क मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत है, पुराने मज़ारात हैं। हम हरान से मुझे अब ईरान बॉर्डर की तरफ गए तो वहाँ पे एक ऐसा दरा आया जिसके दरमियान से लगता था कि सदियों पहले कोई काफ़िले गुजरते हैं। वो एक कुदरती गुजरगाह बनी हुई है और उसकी दोनों साइडों पे कार्विंग थी और उस पर आयात भी लिखी हुई थी कुरानी और कुछ ऐसे नाम भी लिखे हुए थे जैसे लगता था कि मुख्तलिफ वक्तों में लोगों ने लिखे हुए। फिर उसी गुजरगाह में एक बहुत ही खूबसूरत मज़ार है और वो भी अननोन। यानी कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि यहाँ पे हम किसी भी जगह जाएं, जैसे लोगों को ज़्यादातर हो सकता ना पता हो, सिंध के अंदर तकरीबन 3000 से ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स हैं, 3000 से ज़्यादा। तो वहाँ पे उनके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। यहाँ पे जब हम सफ़र करते हैं बलूचिस्तान में, मेरी आज सबसे ज़्यादा तो मुझे इश्तियाक था, मैं अपनी कुछ ज़ाती जुस्तजू में इनसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिले। बलूचिस्तान में जो चीज़ें हैं किसी से भी पूछते थे उनका रिकॉर्ड, जैसे गुंदरानी का बहुत ही यूनिक प्लेस है, ऐसा है जिसको हम टूरिस्ट एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं इंटरनेशनली भी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे बाकी जगह भी हैं तो उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। गुंदरानी का भी 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, 125 साल पुराना, ब्रिटिश टाइम का है, बट अगेन इट्स बेस्ड ऑन नैरेटिव्स के जिन लोगों से पूछा तो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन ये तब्दीलियाँ कुछ और इशारा भी करती हैं। देखें, आजकल आप मेहरगढ़ जाएंगे ना तो बिल्कुल वीरान साफ उस तरह का मिलेगा, लेकिन कभी वो आबाद सिविलाइजेशन थी। तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, या जैसे आपको ये जो मैमल था बलोचिथेरियम जिसको हम कहते हैं, जो डायनासोर टाइप की एक वो थी, उसकी हड्डियाँ कोहे सुलेमान से और डेरा बुक्टी से मिली हैं। ठीक है, इसका मतलब कभी ये इतना आबाद, इतना सब्ज़ था, ये तो हर्बीवोरस थे, तो ये वो सब्ज़ा दरख्त पत्ते खाते थे, तो इनके लिए लाइफ थी। तो लाइफ चेंजेस का भी बड़ा पेशखेमा है। अच्छा, इसी हिंगोल में या आवारान में या ग्वादर में आप समंदर से 50 किलोमीटर दूर चले जाएं, वहाँ भी आपको सीपियाँ मिलेंगी। तो कभी वहाँ पे समंदर था। कोयटा में तकातू के पहाड़ में मुझे सीपी और उसके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। तो वहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस तब्दीलियों से लोग गुजरे हैं, तो आप इस बात पे हैरान हो कि लोग अभी तक जिंदा हैं लोग इन चीज़ें। तो बलोच आर हार्ड सर्वाइवर्स बाय दैट कंपैरिजन, बिकॉज दे आर नोमैड्स बाय नेचर और बहुत कम रिसोर्स में सर्वाइव करने के आदी हैं वो। तो इस पर फिर आपका चूँकि शेर का शौक़ है तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। कहते हैं, खुदा खाना बदोशों की करे खुद खाना सामानी, कि हर सुबह नई मंजिल, नया दाना, नया पानी। तो ये मिजाज हम सफ़र मिजाजों का भी है। तो आप इस मिजाज पे आ जाएं। सफ़र को ना हम बनाते हैं प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट ना बनाएं, आप इसको ना आदत बनाएं, मिजाज बनाएं, फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। यू लिव थ्रू ट्रैवलिंग। ये मैं एक पाकिस्तान के हमारे काफ़ी मशहूर वो हैं, ट्रैवलर हैं, सलमान रशीद साहब। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कहते पैदल चलना, अपने पाँव पे चलना। और उसमें जमाली साहब माहिर हैं, अपने पाँव पे चले हुए। और आज पाँव पे चलने वाले वो जिस तरह इन्होंने अभी शेर पढ़ा, तो वो कहते हैं ना कि इस दामन में क्या क्या कुछ है, ये दामन हाथ आए तो ये इनका दामन आज हाथ आए तो हम वो उसमें से वो मोती निकाल रहे हैं। वो पहला मिसरा तो आपको याद ही होगा कि धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, इस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। किसी आए तो नहीं, ये तो आपके बारे में हम कह सकते हैं। तो अच्छा, ये आप बलूचिस्तान का जो कल्चर है, जो इसमें हम देखते हैं कि अभी आपने जिक्र किया नोमैड्स या जो उनके शेफर्ड्स हैं वो ट्रैवल करके पंजाब तक आते हैं, उनका भी एक बड़ा मज़े की ज़िंदगी है, उसके बारे में आपका कुछ? मेरे बहुत यूनिक किस्म के इंटरेक्शंस उनके साथ हुए हैं। मेरा अभी तक ये वाहिद क्रेज़ है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ कि मैं कभी खाना बदोशों के साथ चलूं। उसकी वजह है कि वो ख़ुद सिलेक्टिव है, वो बाहर वालों को अपने साथ आने नहीं देते। लेकिन यू विल बी सरप्राइज़ कि मूसा खेल में, जो पंजाब की बाउंड्री पर ही है, कोहे सुलेमान में, मैं एक दफ़ा किसी ऑफिशियल विज़िट पे जा रहा था, तो ये खाना बदोश कहीं कैंप किए हुए थे और इनका नॉर्मली काफ़िला बड़ा है, वो कम छोटा काफ़िला था। तो मैं रुक गया, उन्होंने कोई हाथ दिया, दो मर्द उनके खड़े थे, तो गाड़ी रोकी मैंने। तो कहते हैं हमें लिफ्ट चाहिए। क्या मसला है? कहते हैं वो डिलीवरी हुई है, औरत को हमने ले जाना है। मैं इस वक्त से उस वक्त हेल्थ सेक्टर में ही था, तो मैंने अपने ऊपर भी शुक्र अदा किया कि मेरे नज़रिए ये सवाब हो रहा है। मैंने उनको बिठा के वहाँ ले गया।
तो फिर मैंने उस BHU वाले से, बेसिक हेल्थ यूनिट से पूछा कि इनका मसला क्या था। कहते सर ये चलते चलते रास्ते में अपना कैंप करते हैं और डिलीवरी होती है, फिर आगे चल पड़ते हैं। आप देखें कि ऐसे लोग भी जी रहे हैं ना। हम आजकल कितने कॉशियस होते हैं या कितने वो होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उनका सौदेबाजी भी, ट्रेड भी उसी में चल रहा होता है। वो बकरियां बेच भी रहे होते हैं, ख़रीद भी रहे होते हैं। अच्छा, वो सस्ती भी नहीं बेचते, ये भी आपने नोट किया होगा, ठीक है ना। और उनके बच्चे, उनके बड़े, उनकी मुर्गियां तक गधे पे सवार चल रही होती हैं, ठीक है ना, साथ साथ चल रहा है। ऊँट के ऊपर कुछ और चीज़ जा रही है, घोड़े पर कोई और चीज़ जा रही है, तो खुद कभी पैदल चल रहे हैं, कभी उस तरह से। तो सफ़र एक मिजाज है। और मैं खाना बदोशों से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि जब वो चल सकते हैं तो मेरे ख्याल में इंसानी सर्वाइवल की जो सबसे स्ट्रॉन्ग फेस है, लिविंग फेस, वो खाना बदोश है, खाना बदोश नोमैड्स। जी, ये पाकिस्तान में तो जैसे अभी नदीम हावर साहब पीछे बैठे हुए हैं, उनकी किताब है देवसाई द लैंड ऑफ जाइंट्स, तो उसके अंदर भी इन्होंने कुछ कवर किया है। वो खाना बदोश जो यहाँ पंजाब यानी गढ़ी हबीबुल्ला और ये जेहलम तक से वो जाते हैं, पैदल ट्रैवल करते हैं, 3 महीने सफ़र करके जाते हैं देवसाई। 3 महीने वहाँ जब देवसाई ओपन हो जाता है, उसकी बर्फ़ें पिघल जाती हैं, वहाँ पे वो स्टे करते हैं 3 महीने, और अपना जितना मरना जीना है वो वहीं पे करते हैं। यानी अगर कोई 2 महीने पहले भी कोई उनका कोई बड़ा मर गया, दुनिया से चला गया, तो उसकी आखिरी रसूमात वो वहाँ पे सारे कबीले इकट्ठे होते हैं, छोटे देवसाई में, बड़े देवसाई में उनकी कुछ जगह हैं, तो वहाँ पे वो फिर अपने उन रसूमात को पूरा करते हैं। उसके बाद जो दूसरे एक बहुत मुझे लगता है कि जो शायद लगता है उन लोगों के खदशात हैं शमशाल वालों के, कि शायद ये आखिरी लोग हैं हम जो ये शमशाल गांव से शमशाल पास जाते हैं, जो शेफर्ड्स जो जाते हैं ट्रैवल करते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग। और ये जो बलोच नोमैड्स हैं, खाना बदोश का लफ्ज़ी मतलब ये है, खाना घर, दोश कंधा, घर कंधे पर, घर कंधे पे, तो दे मूव देयर होम्स। तो फिर तो आपसे अच्छा हुआ मुलाकात होगी, आपके भी तो कंधे पे हम आप इनके देखें कभी, एक हफ्ते जो छुट्टी आती है उसमें एक अफसरी के अलावा जो इनके अंदर एक घूमने फिरने का या जो एक दीवाना सा शख्स है इनके अंदर, तो वो उनको लेके निकल पड़ता है। हर किसी ना किसी हम देखते हैं कि ये अगर नॉर्थ में भी हैं, वहाँ पे अभी इनकी थी वो, मुझे अब इनका वो ओहदे का नहीं पता, ज़्यादातर मुझे ओहदों का नहीं लेता, मैं आम सा आदमी हूँ। ये थे GB में थे, तो ये हम देखते थे कि ये हर हफ्ते कहीं पे निकले हुए हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई जगह एक्सप्लोर करें, कहीं पे नहीं जा सकते तो कोई गिलगित के किसी पहाड़ पे चढ़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए, वीकेंड आपको ऑफर कर रही है सरकार, आप वकार से पूछे ना कितना खर्चा करके GB पहुँचते हैं। अगर मैं गिलगित में बैठा हूँ और मैं इसको एंजॉय ना करूँ तो मैं नाशुक्रा हूँ। तो आई एंजॉय नेचर। अभी मुझे बकार ने बताया, कहते मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ये, अभी कुछ दिनों में ये GB जा रहे हैं, और मुझे बता रहे थे, कान में बताया उन्होंने कि इनकी मोटरसाइकिल के क्या एक्सपेंस होंगे, बेगम के सामने नहीं बताया उन्होंने। तो ये तो है, आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया GB भी। तो ये जो नोमैड्स हैं इनके बारे में कुछ और अगर आप कुछ। GB में मेरा इंटरेक्शन रहा है, देवसाई में भी रहा, शोंटर में भी रहा। ये शोंटर पास पूरा क्रॉस करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत उन पे इल्ज़ाम भी लगता है जड़ी बूटियों की स्मगलिंग का भी, ठीक है। लेकिन जिनसे मैं मिला, ही वॉज फ्रॉम ये जो हमारा दरियाए स्वां पे पुल है, कौन सी वाटरफॉल है, बिसा, तो ये सिमली डैम के पास, वहाँ का रहने वाला आदमी मुझे शोंटर में मिला है। तो उसने कहा हम लास्ट वहाँ करते हैं। और आपने 3 महीने बोला, इनका 3 महीने नहीं, इनका 6 महीने जाना है, 6 महीने आना है, तो पूरा साल इनका इसी तरह गुजरता है। अच्छा, जो मैं वो सीजन वाइज इन्फॉर्मेशन गलत थी कि वो कह रहे थे कि 3 महीने हम ट्रैवल करके देवसाई जाते हैं, 3 महीने वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इनके साथ मैंने और नदीम साहब ने कुछ वक्त गुजारा हुआ है। हमने बल्कि इनकी एक शादी भी अटेंड की थी जिसमें सिर्फ मर्द गए थे दुल्हन को लेने। तो उसमें 3 महीने वहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि देवसाई 3 महीने ओपन होता है, उसके बाद ये वापस आते हैं 3 महीने। और आपको ये नारायण बाबूसर में मिलेंगे, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है, कभी आप इनके पास रुकें तो। और हज़ारों की तादाद में बकरियां और बकरे ले जा रहे हैं, और 2 बंदे हैं बस, वो पूरे 1000 बकरी, एक भी इधर उधर नहीं होती। उनको याद भी होता है कम हो गई है, रह गई है, ठहर गई है, बच्चा हो गया उसका, वो साथ लेके चल रहे हैं। तो मतलब मैं तो कहूँगा कि लाइफ की अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो वो खाना बदोशी है। मैं दोस्त सवाल मैं क्लियर नहीं था कर सका, मैं बलोच
जो शेफर्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, जो वो नोमैड्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, जब आप उनको थोड़ा सा भी देखते हैं या जब हम फ़ोटोग्राफ़र हैं तो कभी हुआ है कि फ़ोटोग्राफी के लिए उनके पास गए हैं, तो वो बड़े मिस्टीरियस से नज़र आते हैं लोग। उनकी तारीख़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन वैसे सिर्फ बलूचिस्तान की आप पुरानी कन्फेडरेसी पे जाए ना, बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, तो खान कलात का विंटर हेडक्वार्टर गंदावा में था, कच्ची के मैदान में था, और समर कलात में था। तो और उनकी माइग्रेशन एक वो थी। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी, सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियाँ, सड़कें, आसानियाँ हो गई हैं, तो नोमैडिज़म भी कम हो रही है। बल्कि अब नोमैड्स काफ़ी तंग होते हैं। नेशनल बाउंड्रीज़ भी बन गई हैं और रीजनल बाउंड्रीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। चेकिंग्स होती हैं अब इनकी हर जगह, जहाँ कोई पुलिस की चेक पोस्ट है कहाँ वो, तो ये बेचारे काफ़ी तंग होते हैं। अच्छा, ये जो मैं मूसा खेल का एरिया और नॉर्दर्न बलूचिस्तान का बता रहा था, वहाँ से पंजाब के मैदान में हर साल उनकी माइग्रेशन होती है। 6 महीने ये नीचे चल रहे होते हैं, 6 महीने ये ऊपर चल रहे होते हैं। हमारे अपने जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनसे ये मैदान में सिंध की तरफ, और जो हमारे बलूचिस्तान के मैदानी इलाके हैं, ये जो सुलेमान खेल है, ये सिबी में आके अपना कैंप करते हैं, फिर वहीं पर जंगल दरख्त काटते रहें, उसी से अपना लसबेला में आपको मिलते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन बहरहाल ओवर द ईयर्स जितना हमने अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना शुरू किया है, तो नोमैड्स तंग भी हो रहे हैं, नोमैडिज़म में कमी भी आ रही है। मिलेंगे आपको बहरहाल, और इसके लिए भी उसी तरह सफ़र करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि टेस्ट तो यही है कि आप उसमें किसी चीज़ को खा के देखें, तो एक दफ़ा मज़ा चखें। चलें, हमने उन जो हाना बदोश में से एक आज हमारे काबू आया है, तो आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहे उनसे तो वो माइक ले सकते हैं। सर, मैं खारान फोर्ट की थोड़ी डिटेल, उसकी हिस्ट्री क्या है, और मेरी थोड़ी रबात किला जो है उसके बारे में, अगर आप उधर उस साइड पे गए हैं। और ये मैं झल मक्सी से मैं गंदावा गया था, वहाँ मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद और मकबरे भी हैं, तो वो वहाँ तक हिस्ट्री बताती है मोहम्मद बिन कासिम की जो मस्जिद है वो। आफरीन करें मुकरम साहब को, एक सवाल में आधा बलूचिस्तान ले आए। ठीक है, अच्छा, तीनों को बारी बारी बता देता हूँ। मैंने इत्तेफाक से 2 जगहें तो विज़िट की हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम वाला आप वो कह रहे हैं ना। हाँ, नहीं, गंदावा मैंने विज़िट किया है, लेकिन वहाँ इस नाम से शायद कोई जगह मैंने नहीं देखी। वहाँ मोती गोराम का एक मज़ार है, वो बहुत एलेबरेट किस्म की बिल्डिंग है, जो उसको वहाँ का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो गंदावा में वो है, और गंदावा में उसके अलावा भी हैं। आप सिर्फ बागनाड़ी के कब्रिस्तान चले जाएं तो इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस आफ्टर मकली और 1 इन नौशहरा। ठीक है, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर नहीं कहूँगा, लेकिन 5 स्क्वायर किलोमीटर तो आराम से उसका बनता है, और वहाँ आपको पुरानी कब्रें, मज़ार सब मिलेंगे। जो जगह ये कह रहे हैं गंदावा ख़ुद, चूँकि हमारा विंटर कैपिटल रहा है, तो वहाँ खान कलात के भी एक उसका मज़ार है, वहाँ ये मोती गोराम का भी मज़ार है। फिर खारान का जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं, खारान के किला मैंने देखा है, लेकिन तारीख़ मुझे भी वहाँ पे नहीं मिल सकी। 200-250 साल तक तो मैं अपने अंदाज़े पे कह सकता हूँ, और कुछ पोर्शन उसका अभी भी आबाद है। ठीक है ना, और उसकी जो शाखें हैं वो आपको रबात की तरफ रास्ते में भी मिलेंगी, दिलाराम के नाम से एक जगह वहाँ पे आपको मिलेगी। रबात जो है वो कारवां सराय थी, उसकी उम्र भी तकरीबन मैं इतनी अंदाज़े पे कह सकता हूँ। उस पर सलमान रशीद साहब का आपको काम मिलेगा, वो रिसर्चर है, मैं दावा नहीं करता क्योंकि मैं अंदाज़े करता हूँ, और मैं अक्सर शॉर्ट ऑफ टाइम होता हूँ ना, तो मैं ऐसे जल्दी में ही गुजर रहा होता हूँ, तो उस वजह से मेरी उस पर निगाह जो है वो रिसर्चर वाली नहीं, सर्चर वाली होती है। तो मैं देखता हूँ वहाँ कुछ पढ़ा है, वहाँ कुछ लिखा है, वहाँ कुछ मिला है या नहीं, तो इस तरह की निशानियाँ मैं देख भी लेता हूँ, तस्वीर भी कर लेता हूँ, चोरी नहीं करता, क्योंकि वो अमानत है हमारी उस कॉन्टेक्स्ट में। मैं सर जानना चाहूँगा कि एक तो जिस तरह बलूचिस्तान के हवाले से बताया जाता है, ये बड़ा जो ना समझ लें खंडरात है या वीराना है। मैं दुरेजी के बारे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की है, और दूसरा ये है कि खारान में जो टूरिज़म के लिहाज से बात हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ कराना चाहूँगा कि वहाँ पे फसलें, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, सहरा भी है। तीसरा कोहे सुल्तान के बारे में मैं जानना चाहूँगा, तो इसके बारे में, ये तीनों के बारे में सब इन्होंने भी एक सवाल में बलोचिस्तान में एक सवाल में पूरा बलोचिस्तान। नहीं, अच्छी बात है। दुरेजी सबसे आसान, सबसे बेहतर जगह है जाने को। कराची से 1.5 घंटा लगता है आपको,
ठीक है। वहाँ ये हिंदीदान की कब्रें भी आपको मिलेंगी, हब डैम भी मिलेगा, हब दरिया, सारूना रिवर, सारूना डैम, माई पीर का मज़ार, आरी पीर का मज़ार और मार्बल की कानें, और वहाँ से गोरख या दादू पैदल जाने का, किरथर क्रॉस करने का मौका अगर आप मेरी तरह पागल हैं तो, ठीक है, वो मिलेगा। शाह नूरानी का मज़ार, ये सब एक जगह हैं। और दुरजी छोटा सा टाउन है, उसको वहाँ के जो पॉलिटिकल एल्डर्स हैं उन्होंने अच्छा कंजर्व भी किया है। बाज़ लोग उसको एज एग्जांपल कोट भी करते हैं। और वहाँ भी आपको ये माउंटेन गोट्स, कम से कम हिरन तो ज़रूर मिलेगा। और लोकल नोटेबल्स ने थोड़ा वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रोटेक्शन का भी वहाँ पे ज़िम्मा लिया हुआ है, तो वहाँ आराम से कोई ना जानवर नहीं मार सकता, दरख्त नहीं काट सकता। तो ये कुछ अच्छी मिसालें या चीज़ें ब्रीफली मैं बता सकूँ। और दुरजी आप पक्के रोड से पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से आगे कच्चा है, ठीक है, दुरजी ऑनवर्ड्स, ये जो सारूना वगैरह हैं। दूसरा आपने खारान का पूछा, तो खारान थोड़ा सहराई है, ठीक है, खारान का शहर आबाद रहेगा। उसके साथ एक जगह है लूस, 1 घंटे की ड्राइव होगी। वो रास्को पहाड़ के अंदर चश्मे और अंगूर के नेचुरल बागात और कुछ ये जो कामरान बता रहे थे निशानियाँ, कार्विंग्स, वो आपको मिल जाएंगी। कोहे सुल्तान उससे भी बड़ा वीराना है, तो वहाँ आप ऑफ रोड गाड़ी में जाएंगे। नौकुंडी जो आरसीडी हाईवे पर है, कोयटा ईरान हाईवे पर, वहाँ से आपको रफली 2-2.5 घंटे गाड़ी में लगेंगे। और पीक उसकी बहुत ऊंची नहीं है, वो 2-2.5 घंटे में ही आप टॉप पे भी पहुँच जाते हैं। और वो एक डेड वॉल्केनो है, तो जब आप पीक के पहुँचते हैं तो आपको पूरा वो कैल्डेरा नज़र आता है। तो मुझे इत्तेफाक से किसी हेली जहाज़ में भी गुजरने का मौका मिला, तो मैंने एरियल भी उसको कैप्चर किया। ये जो पायलट साहब मेरे साथ को ऑथर हैं, उनकी काविश थी। तो लेकिन इंटरेस्टिंग जगह है, आपको मज़ा आएगा। मसूद साहब को कहीं बैठने की जगह मिल जाएगी, यहाँ आ जाएंगे सब। तो आई होप आई कवर्ड इनफ। पीछे हाथ उठ रहे हैं, जल्दी बोलें। प्लीज एक सवाल खान से है, मैं डीजी खान से हूँ। तो हमारे कुछ दोस्त हैं सलमान रेंज पे आगे खरड़ बुजदार जगह है, हिंगलून है, वो आगे मूसा खेल वगैरह। तो कुछ अर्सा पहले वहाँ पे मतलब कब्रों से उन्होंने लोकल जो लोग हैं मकामी, उन्होंने कब्रें खोल ली हैं, तो अंदर से जेवरात और बड़ी बड़ी चीज़ें भरी होती थी कब्रें। तो इस तरह की कोई आपके नोटिस में या कोई वहाँ की अथॉरिटीज़ की नोटिस में, या वो कब्रें किन की हैं, उन लोकल लोगों को नहीं पता ये किन की कब्रें हैं और कितनी पुरानी हैं? ऑन अ लाइटर नोट, मुझे मिले तो मैं तो किसी को ना बताऊं लेकिन ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग छुपाते थे अपनी चीज़ें। पुराने ज़माने में ये होता था कि जब हमला होता था तो छुपाने की जगह या कब्र होती थी या गड़ा खोद के बना लेते थे, तो या किले जो हैं उसमें अंदर। ये सिब्बी से भी लोगों को कुछ मिले हैं, जो हमारा वहाँ पे फोर्ट है एक पुराना सिब्बी का। और फोर्ट्स में, खारान फोर्ट में लोगों ने खुदाई की है, सिब्बी फोर्ट में लोगों ने खुदाई की है इस तलाश में। हमने आधी जगहें अपनी खोद के बर्बाद की हैं इसी ख़जाने की तलाश में। तो किसी को इत्तेफाक से मिल जाए तो मुबारक, वरना कोशिश ना करें। ये ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे हम कुछ अर्सा पहले गए थे, यहाँ पे छांगा मांगा के पास है एक टोडरमल की वो 4 दीवारी है, उसकी दीवारें खोद खोद के, और किसी जगह पे आप चले जाएं, आप कोल्डी मकबरा चले जाएं, ये पंजाब के अंदर की बातें बता रहा हूँ, उसकी नहीं। उसके बाद जो मैं हरान के करीब जो मज़ारात हैं पुराने, जिन पे ब्रिक वर्क बहुत ही खूबसूरत है, और उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क किन लोगों ने किया है, जिन्होंने ये बातें सुनी हुई है कि इनके अंदर कोई ख़जाने हैं। वो दीवारें खोद रहे हैं, वो कब्रें खोद रहे हैं, उनमें कुछ नहीं है। वो किसी को इत्तफाकन कोई एक आध को मिल गई, तो ये नहीं है ऐसी। गिलगित में मैंने बुद्धिस्ट स्तूपा को भी इसी तरह ख़राब होते देखा है। लगाज साहब, बहुत सी बातें हुई, बहुत से सर फिरे बैठे हैं बड़ी बड़ी जगह के। अगर आप भी वहाँ बलोचिस्तान अगर गए हैं तो ज़्यादा आपकी पोस्टिंग थी, आपकी किसी इदारे की सपोर्ट थी। अगर मुकरम साहब गए हैं, मैं भी उनके साथ था, भट्टी साहब, बनवा साहब, फ़र्ज़ किया ये लोग गए हैं तो इनको किसी न किसी इदारे की सपोर्ट थी। मैं कर रहा हूँ सवाल जनरल टूरिस्ट का। एक आम टूरिस्ट जब जाएगा उसे सिक्योरिटी चाहिए होती। 80 से हम भी इस फील्ड में है, लेकिन जो फ्लो हमने देखा है ना शुमाली इलाका जात की तरफ, वो बलूचिस्तान में नज़र नहीं आया। अगर फॉरनर भी आया तो उसने उसको गुजरगाह ही बनाया है, वो कोनों खुदरों में नहीं गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अदारों की नालायकी है, वहाँ के रस्म व रवाज हैं, या आप जैसे लोग वो काम नहीं कर पाए, या जहाँ वो जो बलूचिस्तान टूरिज़म है उसके पास ऐसा मटीरियल ही नहीं है कि लोगों को कहीं भेज सके। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, या हम बहस करेंगे चले जाएंगे घर? हम क्या कर सकते हैं? बलूचिस्तान में बहुत वैरायटी है, हमने देखी है, इतनी तो बड़ी माज़ के साथ शुमाली इलाका जात में नहीं है, लेकिन
हम उसको सामने ला ही नहीं पाए। खान साहब गए हैं, CRC गया, सब ने देखा, चंद लोग लगे, लेकिन वो फ्लो पैदा नहीं कैसे करेंगे हम? मेरा क्वेश्चन आपसे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सबसे पहले इसी बात से शुरू की कि हमारी नाकामी है कि जो उसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है उसको हम नहीं ला पा रहे, और उसकी वजह हमारी डेवलपमेंट वर्सेस सिक्योरिटी डायनामिक्स में छुपी हुई है। हम अगर एक सोच ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी, दूसरी सोच है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो सिक्योरिटी होगी, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन का मैं अगर इनफरादी तौर पे नहीं तो इदारा जाती तौर पे तो ज़रूर मैं ज़िम्मेदारी का हिस्सा उसका लेता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ हमने काविश की है वहाँ सफ़र मिजाज लोग गए हैं, पहुँचे हैं। जिस ज़माने में ये इंसर्जेंसी अपनी पीक पे थी, क्योंकि इंसर्जेंसी फेजेस पे वहाँ पे चलती रहती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लिमिटेड पॉकेट्स में होती है, हम उसकी इम्प्रेशन पूरे सूबे पे लेते हैं। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 36 ज़िले हैं, शायद 4-5 जगहों पे ये इश्यूज़ हैं भी, ठीक है ना। लेकिन हम उस इम्प्रेशन की वजह से 6 इलाकों से जो आती है हम 30 जगहों पे जाना छोड़ देते हैं, ठीक है। उस वजह से हमें जाने की काविश रखनी चाहिए। फैसिलिटेशन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल नहीं तो मैं आपको ज़ाती करवा दूंगा। मैंने आज तक खुद सिक्योरिटी ली भी नहीं है, किसी को दी भी नहीं है, लेकिन एडवाइस भी अच्छी दी है, गाइड भी अच्छा किया है। आप फिर भी देखने का शौक़ रखते हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। और हम जैसे लोगों, ये जिनको हम पागल कह रहे हैं ना, हम जैसे पागलों को ऐसे ही अकलमंदी आएगी, अदरवाइज तो हम डरते ही रहेंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। ये इनकी जो किताब है, अगर किसी ने कुछ लोगों ने तो देखी होगी ज़रूर, किसी ने नहीं देखी, ये एक आहिस्ता इश्तियाक जगाती है आपको बलूचिस्तान देखने का। ये वो सारी कोशिशें हैं जो कोई इनफरादी सतह पे कर सकता है। अब आखिरी सवाल कोई करना चाहे उसके बाद, नहीं आखिरी सवाल, एक सवाल हम लेंगे। जी सर, आप और गज़ेटर थे, तो हमारी सिविल सर्विसेज में बाद में भी डिसीज़ की जिम्मेदारी रही। तो उस तरह के कोई काम बाद में हुए क्या? अच्छे गज़ेटर, उस किस्म की रिपोर्टिंग हुई कि उस दौर का नैरेटिव जैसे उन्होंने महफूज कर लिया, तो बाद में भी ऐसा काम हुआ है? नज़र से बहुत अहम सवाल आपने किया है। हमारे सिविल सर्वेंट्स ने लिखा तो है, गज़ेटियर में एक रेगुलर एक्टिविटी होती थी। मतलब मैं जो ब्रिटिश गज़ेटियर पढ़ता था उसमें किसी चेक पोस्ट से कितने इंसान गुजरे, कितने जानवर गुजरे, उसका रिकॉर्ड भी होता था। लेकिन मे बी एज ए नेशन हम मेटिकुलस नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन वैसे नहीं है। जैसे कह रहे हैं किसी ने बिल्डिंग बनाई है, उस पर भी कोई तारीख खुदाई नहीं लिखी। बोलान पास में मैं जाता हूँ तो रेलवे टनल पे भी 1888 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन उनके कल्चर में भी थी, हमारे कल्चर में ज़रा देर से आई। अब लोगों ने काफ़ी लिखी हैं गैजेटियर्स की शक्ल में, तो वो नहीं है। हमारे एक डीसी साहब तो मुझे याद है, उन्होंने गैजेटियर्स लिखे जहाँ जहाँ वो रहे। लेकिन कुछ इश्यूज़ ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी हैं। आप किसी जगह 3-4 साल ठहरते हैं तो आप कुछ जानते भी हैं, डॉक्यूमेंट भी करते हैं, फिर उसको लिखते भी हैं। अब हमारी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं उसका शिकार हम खुद हैं। तो अब वो बातें मैं आपके ऊपर नहीं डालना चाहता। वो कहते हैं कि हम जो मामूर हैं दुनियाओं की दिलजोई पे, हम किसे जाके सुनाएं जो हमारा दुख है। कुछ ये जो इनकी अफसरी है, आप थोड़ा सा उसको रस्म व रवाज समझ सकते हैं। और जैसे एक बड़ा मशहूर शेर है, और वो हम जब आवारान में थे, शीरी फरहाद का जो मज़ार है वहाँ पे, यानी आवारान में जो एक शीरी फरहाद का मज़ार है, वो बड़ी आपको देखने में तो लगेगा बड़ी आम सी जगह है, लेकिन वो ऐसी जगह है कि आपको काफ़ी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो वहाँ पे है, तेशे बगैर मर न सका कोह का नसद, सरगश्ता है हुमार रसूमों के यूथ था। तो ये जो रसूमों के यूथ है इनकी अफसरी की शक्ल में, बाकी ये बस नहीं। मैं इससे बेहतर शेर आपको सुनाता हूँ। जी। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फराद हो गए। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है। सॉरी, ये बड़ी ज़ोरदार सिफारिश आई है। जी सर, मेरा सवाल मेहरगढ़ के मुतल्लिक ही है, क्योंकि मेहरगढ़ जिनके पास है, जो ज़मीनें हैं, वो जमालियों की ही थी। जमालियों के पास ही है ना, मतलब जमाली मिक्स था ना, मतलब उसके 2007, बिल्कुल 2007-8 में मेहरगढ़ की एक प्रॉपर साइट थी। वहाँ से, जिस तरह भी कामरान भाई ने बात की है कि वहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकलते थे और लोगों के घरों में ज़्यादा थे, साइट पे कम थे। फिर उसके बाद जब ये सैलाब आया तो पानी का रुख मोड़ा गया, कुछ फसलों का था और वो कुछ मतलब बहुत सारे। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट साइट थी कि उसमें अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दी। मार्क कनायर ने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की गई और मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स, वो सब कुछ।
अब उसमें क्या ड्रॉबैक था कि हम लोग सिर्फ एक मेहरगढ़ को नहीं बचा सके। 2007 से 2013 के दरमियान जो साइट एग्जिस्ट करती थी वो टोटल तबाह हो गई। जी, मैं 2013 में वहाँ गया, मेरी सिब्बी में पोस्टिंग थी, मेरे पड़ोस में था। तो इत्तेफाक मैंने जो बताया ना, ये गिला जो ताहिर साहब ने किया वो इसी की एक झलक है कि एक ट्राइबल फ्यूड ने उस फ्रेंच टीम को भी वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। ये सिर्फ और फिर उन्होंने आपस की दुश्मनी में इस साइट का एक हिस्सा मैं कहूँगा वो इस झगड़े की नज़र हुआ। अब ट्राइबल फ्यूड ऐसी चीज़ें फ्रेंकली कि वो इतना बड़ा फ्यूड था कि सालों चला, हमारे काबू भी नहीं आया। हमारे कुछ अफसर उसमें घूमे, बचे, निकले। मेरा अपना भाई उस टाइम पोस्टेड था वहाँ पे, एक हमारे सीनियर वहाँ थे पोस्टेड, तो मैं एज ए स्टूडेंट उसको देखता था। फिर मैं खुद सिब्बी में पोस्ट हुआ। फिर मैंने पता किया कि साइट का क्या बचा है। जो बचा है उसको हमने फेंस भी किया, और जैसे मुकरम साहब कह रहे हैं वहाँ मैंने 3 बोर्ड्स लगवाए कि लोग जा सकें, क्योंकि पहले तो यही था कि अंदर जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लुट जाएंगे, मर जाएंगे। अब लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों को वहाँ लेकर भी गया, ठीक है। फिर जो उसकी साइट की चीज़ें थी, जब वो चीज़ जगह कोई वेल गार्डेड नहीं होती, लोग चीज़ें चुरा के ले आते हैं। जैसे कह रहे हैं कि कहीं किसी को आसानी हुई, किसी को ख्याल आया, जज्बा आया, उसने उठा लिया। जो चीज़ें उन फ्रेंच टीम से रिकवर हुई थी वो डॉक्यूमेंटेड कोडेड एक जगह पड़ी हुई थी। उन्हीं को फिर मैंने एक गार्डेड म्यूज़ियम में सिब्बी में रखा कि सिब्बी इज़ ईजी अप्रोच देन मेहरगढ़। तो एज ए साइट हम अभी भी जा सकते हैं। थोड़ी मुश्किल होगी, 2 सड़कें घूम के जाना पड़ता है, लेकिन ये आपकी वजह है बात। उस वक़्त मैंने इवन ये एफ़र्ट भी की कि यूनेस्को को एज ए हेरिटेज इनको डिक्लेयर करवा दूँ। तो मुझे जो दर्दनाक जवाब मिला ना, वो यही था कि हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ लोग खुद ख्याल रखते हैं। तो मैं अगेन फ़ारसी कोट करूँगा कि ख़ुद करदारा इलाज नेस्त, हम अपने किए का कोई इलाज नहीं होता। हमने अपनी हेरिटेज को ऐसे ही खोते हैं। मतलब इट्स सेकेंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर जेरिको, ठीक है ना। तो अब क्या कहें, दुख कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, I want to ask you how traveling tourism has connected you with nature. So, ये तो आपने मेरे दिल पे मतलब वार किया है, लेकिन शायद ये फतूर मैं कहूँगा बहुत पुराना था। इसको जिला बख्शी कुछ बलूचिस्तान ने, कुछ इस्लामाबाद ने, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई। मैं कहता हूँ वहाँ इस्लाम के अलावा भी बहुत कुछ आबाद है। तो मैं मरगला के ट्रैक्स पे जो है आदि बना, ठीक है ना। तो लेकिन उसकी जहतें मुझे बलूचिस्तान और जीबी जितने वीरानों में मैं गया हूँ ना, वहाँ ज़्यादा मिली है। और इसने मुझे सिर्फ नेचर से नहीं, इसने मुझे कल्चर से भी कनेक्ट किया। मेरा कहना है कि बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर जो आज का मौजू है, पाकिस्तान इन जनरल, यहाँ अगर बताने को और बचाने को कोई 2 चीज़ें हैं, वो एक कल्चर है और एक नेचर है। और इन दोनों के साथ जो हम जुल्म कर रहे हैं, मैं और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो हमारी कब्रें भी इसी नेचर और इसी कल्चर की वजह से बनेंगी। जिन मकबरों को हम नहीं बचाएंगे वो हमारे ऊपर गिरेंगे, जिस नेचर को हम नहीं बचाएंगे वो हमारे ऊपर बहेगी और गुजरेगी। सैलाब, ज़लज़ले, आप देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे ट्रैवलिंग ने कनेक्ट किया, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ ना नेचर में, तो मैं थक के गिरा हूँ, मैं शौक़ से वापस नहीं आया हूँ। मुझे किसी मजबूरी ने वापस लाया है, मुझे कुछ दोस्तों ने, मुझे कहीं फैमिली ने पकड़ा है कि अपने ऊपर भी तर्स का है, हमारे हाल पे भी रहम का है, ठीक है। उस तरह का नेचर अंत है, और मैं कह रहा हूँ इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। मैं इसमें इतना गुम हूँ कि मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। ये अभी आपने एक सवाल, इन्होंने बात की ना इस्लामाबाद में, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मेरी अभी नई किताब मैंने काम किया है, सॉन्ग बर्ड ऑफ इस्लामाबाद। पूरे पाकिस्तान में 756 बर्ड्स हैं, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बर्ड्स आपको किसी शहर में नज़र आते हैं ना, उसकी सराउंडिंग में वो इस्लामाबाद है। यानी 417 बर्ड्स हमने कैप्चर किए हैं ये इस किताब के सिलसिले में। और इतनी रिच जगह बर्ड्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। चले, आपका बहुत शुक्रिया जमाली साहब। आप हाँ गज़ल, अच्छा नहीं, वो तो अभी मैं कह रहा था कि ये इनसे पूछें कि ज़रगोन के जो ट्यूलिप हैं वो कब खिलते हैं। अभी मैं और फ़रा थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे वो ट्यूलिप के फेस्टिवल्स थे, और इतने सबसे ज़्यादा टूरिस्टों के लिए सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्शन का बाइस था कि वो ट्यूलिप जो फेस्टिवल हैं, ज़रगोन में ट्यूलिप खिलते हैं। कोई जाता है? नहीं, ट्यूलिप सिर्फ ज़रगोन में नहीं खिलते,
ट्यूलिप्स का सीज़न होता है मिड मार्च से मिड अप्रैल, और बलूचिस्तान में कोयटा के नज़दीक दश्त में, कोयटा से ऊपर ज़रगून में, और लोरालाई और ज़ियारत जाएं तो रास्ते में कहीं भी रोड मुलाज़ई में पूरा मैदान आता है। चिल्तन हज़ारगंजी जो है वहाँ पर। और ट्यूलिप्स किए कम से कम 4 कलर्स तो मैंने देखे, वाइट, येलो, पिंक और एक मिक्स ऑरेंज टाइप का। और दश्त स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कोयटा से नज़दीक तरीन है। कोयटा सिब्बी रोड पे आप जाएं, आधे घंटे के अंदर आपको पूरे बेड्स ऑफ ट्यूलिप, किलोमीटर्स मैं कहूँगा। इसी तरह रोड मुलाज़ई लोरालाई आप जाएं तो ये जो एक शिज़ एक हमारा वो है, इसको बलोची इब्राहिमी में सिरशक्को कहते हैं, पश्तो में शिज़ कहते हैं। पीले रंग का एक स्टॉक वाला बड़ा सा फूल होता है, उसके ऐसे बड़े बड़े बेड्स। तो स्प्रिंग तो वहाँ पे चीज़ों की मतलब इंतहा है मैं कहूँगा। आप जब जाएं और उसको एंजॉय करें। जे एक गज़ल फरा सुनना चाह रही है। चलें, मुझे इत्तेफाक से मैंने पहले ही इकरार किया था, मेरा अपना एक भी नहीं है, लेकिन पसंद आ जाए तो नवाजिश। उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शब गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये ज़रूरी तो नहीं। चश्मे साक़ी से पियो या लबे सागर से पियो, बेखुदी आठों पहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। सबकी नज़रों में हो साक़ी ये ज़रूरी है, मगर सब पे साक़ी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। जी बहुत शुक्रिया जमाली साहब, और सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।